साथियों, इस बार के बजट में आपने देखा होगा पीएम किसान स्कीम के लिए 60,000 करोड़ रुपीस जो है ये एलोकेट करा गया। और एंटरिम बजट की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे भी ये जो नंबर था ये सेम ही था। इसका मतलब एंटरिम बजट और जो इस बार का अभी फुल फ्लेज बजट है, इसमें इस स्कीम के लिए जो पैसे का अलॉटमेंट है, इसका नंबर जो है ये एग्जैक्ट सेम रहा। पीएम किसान स्कीम क्योंकि बजट में मेंशन है, इसके अमाउंट के बारे में मेंशन है, तो हमें पीएम किसान स्कीम के बारे में पता होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है इसके बारे में भी बजट में मेंशन था, तो इस टॉपिक को भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं साथियों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में, जिसको हम पीएम किसान स्कीम भी कहते हैं। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कई बार पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि कोई एक पर्टिकुलर स्कीम है और आपसे पूछते हैं कि बताओ जी इसका लॉन्च ईयर कौन सा था। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, तो आपने याद रखना है पीएम किसान सम्मान निधि जो है इसको लॉन्च किया गया था 2018 में। अब ये कैसा स्कीम है, ये एक कैसा प्रोजेक्ट है? तो ये एक इनकम सपोर्ट स्कीम है। ये एक इनकम सपोर्ट स्कीम है। तो अगर इनकम सपोर्ट स्कीम है तो कितनी इनकम मिलेगी? तो 6,000 रुपीज़ जो है ये प्रोवाइड किया जाएगा पर एनम, पर ईयर प्रोवाइड किया जाएगा। किसको? ऑल एलिजिबल फार्मर्स को। अब ये एलिजिबल फार्मर्स फैमिलीज कौन सी है, डिसाइड कौन करेंगे? स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट। क्या एक बार में ही 6,000 रुपीज़ मिल जाएंगे? तो एक बार में नहीं मिलेंगे, 3 बार करके मिलेंगे। ठीक है, तो हर बार कितना पैसा मिलेगा? 2,000 मिलेगा। तो हर 4 महीने में 2,000 मिलेगा। ठीक है, और ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू मिलेगा, मतलब आपके अकाउंट में ये सीधे पैसे डाले जाएंगे। कौन सी मिनिस्ट्री इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो साथियों मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो इतनी इन्फॉर्मेशन कम से कम हमें मालूम होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि 6,000 रुपीज़ जो दिए जाएंगे, तो अब तो बहुत सारे फार्मर्स होंगे इंडिया में, तो उन सभी को अगर काउंट करें जो पैसा मिलेगा, तो ये जो अमाउंट है ये बहुत हज़ारों करोड़ में आ जाएगा। तो ये पैसा कहाँ से आएगा? तो ये पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, याद रखना यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 100% जो पैसा है वो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए दिया जाएगा। फिर ये एलिजिबल फार्मर्स कौन है, इसको डिसाइड कौन करेगा? अभी आपने देखा कि स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, लेकिन असल में ये फार्मर्स होंगे कौन? क्राइटेरिया क्या होगा इसके लिए? तो देखो, क्राइटेरिया सबसे पहला क्या है? लैंड होल्डिंग फार्मर्स। मतलब कि फार्मर के पास कम से कम ज़मीन होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी का बाप दादा जो था पहले किसान था तो वो कह रहा है कि मैं भी किसान हूँ भाई, मेरे को भी पैसा दो, ऐसा नहीं। ज़मीन होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, तो ज़मीन अगर है तभी आपको कंसीडर किया जाएगा। अच्छा, रूरल फार्मर जो है उनको ही सिर्फ कंसीडर करेंगे कि अर्बन वालों को भी कंसीडर करेंगे? तो भाई दोनों को ही कंसीडर करेंगे। इसके बाद ये कौन से फार्मर्स होंगे? तो ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होंगे। तो देखो, इंडिया में जब हम बात करते हैं स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की, तो आप मार्जिनल फार्मर्स तब कहलाते हो अगर आपके पास ज़मीन 1 हेक्टेयर से कम है। ठीक है, आप स्मॉल फार्मर तब कहलाते हो अगर आपकी ज़मीन जो है 1 से लेकर 2 हेक्टेयर के बीच में है। तो मैक्सिमम जिसके पास 2 हेक्टेयर तक की ज़मीनें हैं वो ही इसके लिए एलिजिबल है। दूसरे जो फार्मर्स हैं उसको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, और एट द सेम टाइम अगर हम देखें तो जो लार्ज फार्मर्स होते हैं उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? तो अगर कोई फार्मर जिसके पास ज़मीन 10 हेक्टेयर से ऊपर है उसको हम लार्ज कहते हैं। ठीक है, इसके बीच में भी बहुत सारे आते हैं, मीडियम भी आते हैं, तो उस पर हमने चर्चा नहीं करना है क्योंकि जो बेनिफिशियरीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ मार्जिनल और स्मॉल ही होंगे। और स्मॉल के लिए मैक्सिमम जो कितना है वो 2 हेक्टेयर है। कहने का मतलब है 2 हेक्टेयर से ऊपर जिसके पास भी ज़मीनें हैं उसको बेनिफिट इस स्कीम का नहीं मिलेगा। तो इतनी इन्फॉर्मेशन भी आपने याद रखनी है। अच्छा, इस स्कीम के लिए कौन से लोग फिर एलिजिबल नहीं होंगे? तो देखो, इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर, मतलब कि बिग लैंड होल्डर, मतलब कि जिसके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है। ठीक है, वो एलिजिबल नहीं होंगे। फिर उसके बाद अगर कोई अभी गवर्नमेंट ऑफिसर है तो वो एलिजिबल नहीं होगा। कोई रिटायर गवर्नमेंट ऑफिसर वो एलिजिबल नहीं होगा। हायर इकोनॉमिक स्टेटस वाले जो लोग हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे। जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है कोई पर्सन तो वो एलिजिबल नहीं होगा। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स ये भी एलिजिबल नहीं होंगे। ऐसा पर्सन, ऐसा फार्मर जिसकी मंथली जो पेंशन है वो 10,000 से ऊपर है तो वो भी एलिजिबल नहीं होगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी साथियों पीएम किसान स्कीम के बारे में। इतनी इन्फॉर्मेशन कम से कम आपको मालूम होना चाहिए, वहाँ से आराम से पेपर में क्वेश्चन जो आपका क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये भी बजट में मेंशन था, तो इसके बारे में भी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है हमें मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है साथियों, इसको लॉन्च किया गया था 2016 में। इसने रिप्लेस किया था नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम एंड मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम को। ठीक है, इससे पहले ये 2 स्कीम जो थी ये चल रहे थे। अब क्योंकि ये एक बीमा योजना है, इंश्योरेंस स्कीम है,
तो इंश्योरेंस में आपको प्रीमियम देना पड़ता है। तो ये जो फार्मर्स है ये कितना प्रीमियम देंगे तो डिपेंड करता है हम किस सीज़न की बात कर रहे हैं, किस क्रॉप की बात कर रहे हैं। तो अगर हम खरीफ क्रॉप की बात करें तो साथियों इसके लिए प्रीमियम जो है ये 2% देना पड़ेगा। राबी की जो क्रॉप है इसके लिए 1.5% देना पड़ेगा। अगर कोई हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, कमर्शियल क्रॉप है, तो इसके लिए 5% प्रीमियम जो है ये देना पड़ेगा। तो बाकी का जो पैसा वो कौन देगा, बैलेंस प्रीमियम जो है वो कौन देगा, तो ये इक्वली पे किया जाएगा बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये याद रखना है आपने। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये लाइन भी आपने याद रखना है कि इस बीमा योजना को इम्प्लीमेंट करते हुए कोई मैक्सिमम जो अपर लिमिट जो है इस कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन नहीं है कि गवर्नमेंट जो है कितनी सब्सिडी देगी। कहने का मतलब है कि अगर देखो ये यहाँ पे खरीफ की जो फसलें होती हैं, जो समर वाले क्रॉप्स होते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में फार्मर जो है पूरे प्रीमियम का कितना दे रहा है, पूरे जो अमाउंट का कितना दे रहा है, सिर्फ 2% दे रहा है प्रीमियम। कहने का मतलब है अगर मान लो 100 रुपये प्रीमियम है तो फार्मर कितना दे रहा है, 2% मतलब 2 रुपीज़ दे रहा है, तो 98 रुपीज़ कौन देगा, ये गवर्नमेंट देगी। तो अगर पूरा का पूरा भी देना हो ना तब भी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अगर मान लो कि प्रीमियम अगर फार्मर से ना भी लिया जाए तो पूरा का पूरा पैसा भी गवर्नमेंट की तरफ से देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लाइन आपने याद रखना है कि देयर इज़ नो अपर लिमिट ऑन गवर्नमेंट सब्सिडी इन दिस केस। ठीक है, ये जो स्कीम है इस कॉन्टेक्स्ट में। अब ये जो स्कीम है क्या ये मैंडेटरी स्कीम है कि वॉलंटरी है, तो ये साथियों याद रखना है ये एक वॉलंटरी स्कीम है। तो वॉलंटरी स्कीम का क्या मतलब होता है, आपकी मर्जी है, ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर लो, नहीं करना मत करो। तो बेनिफिशियरीज कौन से होंगे, तो ये देखो इस लाइन को ना ध्यान से पढ़ो, बेनिफिशियरीज कौन से होंगे, तो वो सभी फार्मर्स को इसके थ्रू कंसिडर किया जाएगा, कवर किया जाएगा, जो कि एक खास नोटिफाइड क्रॉप, जो गवर्नमेंट ने बताया है नोटिफाइड क्रॉप की खेती की जा रही है, एक नोटिफाइड एरिया में खेती की जा रही है, और एक पर्टिकुलर सीज़न में उसकी खेती की जा रही है। ठीक है, अगर आप तीनों चीज़ों को अगर मिला के इन तीनों कंडीशंस को अगर आप फुलफिल कर रहे हो तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। अब देखो इसका क्या मतलब होगा, नोटिफाइड क्रॉप, तो देखो अगर गवर्नमेंट ने अगर बोला है कि ये 10 फसलें हैं, सिर्फ इसके लिए ही अगर आपको बेनिफिट मिलेगा तो भाई उस 10 के लिए ही मिलेगा, 11वें फसल की अगर खेती करोगे तब नहीं मिलेगा। ठीक है, नोटिफाइड एरिया तो मतलब एक खास एरिया में अगर आप खेती कर रहे हो तभी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल कंसीडर करें, आपको पता है कि एप्पल्स जो हैं ये हिमाचल जम्मू एंड कश्मीर वाला जो एरिया उधर ही ग्रो करे जाते हैं। तो अब मान लो कि कोई यूपी का फार्मर है, वो अब खेती करना चालू कर दे एप्पल की, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो एरिया होगा यूपी वाला वो सुटेबल नहीं होगा, वो तो ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे फार्मर बोलेगा भाई मुझे पैसा दो, तो नहीं मिलेगा ड्यूरिंग द सीज़न। तो देखो हर फसल का एक सीज़न होता है, अगर उस सीज़न में अगर आप उसकी खेती करोगे तभी ग्रो करेगा ना। अब खरीफ की फसल है, राबी में बोना चालू कर दिया तो खराबी होगी ना फसल, तो उसके खिलाफ आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब हम बात करें फसल बीमा योजना की। तो फसल बीमा योजना है, तो इंश्योरेंस क्या होता है, बीमा क्या होता है, किसी प्रॉब्लम के अगेंस्ट आप इंश्योर करते हो। तो रिस्क कौन से हो सकते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अगर हम बात करें साथियों, तो फसलों को कौन कौन से रिस्क का सामना करना पड़ता है और स्कीम के तहत किस किस रिस्क की सिचुएशन में आपको पैसा मिल सकता है। तो ये रिस्क कौन से है, तो ये नेचुरल फायर हो सकता है, फ्लड हो सकता है, मतलब नेचुरल तरीके से आग लगी, आपकी सारी फसल खराब होगी, तो ऐसे सिचुएशन में पैसा मिलेगा। फ्लड से फसल खराब हो गई, लैंडस्लाइड हो गया, ड्राउट हो गया, पेस्ट हो गया, डिजीज़ हो गया, लाइटनिंग हो गया, स्टॉर्म हो गया, हेल स्टॉर्म हो गया, तो ये हेल स्टॉर्म है, साइक्लोन हो गया और बहुत सारे और भी रिस्क। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है, इन रिस्क के अगेंस्ट जो है पेमेंट जो है ये किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे मान लो कि गवर्नमेंट ने बोला था कि इस खास किस्म की जो ये फसल है इसकी खेती आपने नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि एडवर्स वेदर कंडीशन हमने प्रिडिक्ट करा कि जो सिचुएशन है, वेदर कंडीशन जो है ये इतनी सूटेबल नहीं होगी। आप ऐसा करो कि इस खास किस्म का जो फसल है इसकी खेती आपने नहीं करनी, आपने कर दी और फसल हुई नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको मैक्सिमम जो है कितना पैसा मिल सकता है, 25% मिल सकता है। अच्छा, जैसे मान लो कि खेत में फसल आपने बोना चालू किया, फसल आपकी तैयार हो गई, आपने कटाई भी कर ली, सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो फसल की कटाई के बाद में अगर फसल का नुकसान हो जाए तब क्या इसका बेनिफिट मिलेगा। तो देखो ऐसे सिचुएशन में फसल काटने के बाद सिर्फ आपको 14 दिन मिलते हैं, 14 दिन के भीतर अगर नुकसान हो गया तब तो पैसे मिल जाएंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। तो इतनी इन्फॉर्मेशन कम से कम हमें पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही साथियों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, जय हिंद।